हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेकर आ गए। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने जो है यूरोपीय संघ के बारे में जाना था कि यूरोपीय संघ क्या था, यूरोपीय संघ की स्थापना किस तरीके से हुई, उसका एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ। हमने ये भी देखा कि यूरोपीय संघ क्यों इतना ज्यादा पावरफुल संगठन है, क्यों इतना ज्यादा जो है वो शक्तिशाली संगठन है, और साथ में हमने जो है यूरोपीय संघ की कमियों के बारे में भी जाना था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिसमें हम आसियान के बारे में समझेंगे और साथ में ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले टॉपिक के साथ में जिसका नाम है आसियान। अब आसियान है क्या? आसियान भी यूरोपीय संघ की तरह ही एक क्षेत्रीय संगठन है, एक रीजनल अलायंस है जिसकी स्थापना हुई 1967। अब हम ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। देखो, इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर की। कौन से 5 देश थे वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। हुआ क्या कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये 5 देश मिले और इन्होंने एक बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। समझ में आ गया? ये बिल्कुल सिंपल सा है कि 5 देश बैंकॉक में मिले और उन्होंने एक घोषणा पत्र, एक पेपर साइन किया और उसी सिग्नेचर के साथ में जो है आसियान की स्थापना हो गई। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपसे क्वेश्चन जो सबसे पहला पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो पूछा जाता है कि आसियान के मुख्य स्तंभों की चर्चा कीजिए। मुख्य स्तंभ, मेन पिलर्स क्या क्या हैं आसियान के, वो देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि आसियान शैली क्या होता है। देखो, आसियान एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना विकास करता है। आसियान जो है बहुत पीसफुली वर्क करता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं, अपने से मतलब रखना, अपना विकास करना, बस यही काम है। तो आसियान के काम करने के तरीके को ही आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के काम करने के तरीके को एशियन वे कहा जाता है, जिसमें वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करता है। इतना समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं आसियान के सभी मुख्य स्तंभों की, जितने भी मेन पिलर्स है वो समझते हैं। देखो, जो पूरा आसियान है ना, वो 3 मेन पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा टिका हुआ है। और ये तीनों के तीनों जो पिलर्स हैं, ये तीनों के तीनों पिलर्स जो हैं वो आसियान की जान है। जब एक घर बनता है तो एक घर किस पे टिका हुआ होता है? उसके पिलर्स के ऊपर। पिलर्स अगर कमजोर होंगे तो वो घर भी जल्दी गिर जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो पूरा आसियान टिका हुआ है वो इन्हीं पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर इनमें से एक भी पिलर टूट गया तो पूरा आसियान खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इन्हीं 3 पिलर्स के बारे में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा सा फोकस करके समझना। देखो, जो आसियान का मुख्य स्तंभ, पहला मुख्य स्तंभ है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। इसका काम क्या है? इसका काम है जितने भी आसियान के देश हैं, देखो प्रेजेंट टाइम में आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज है। शुरू में 5 थी, बाद में इसमें 5 और कंट्रीज ऐड हो गई। वो सारे के सारे जो कंट्रीज के नेम है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बस आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है? तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं आसियान की, वो सभी मेंबर कंट्रीज की अपनी क्या है? एक सेना है। ठीक है? और वो सेना क्या करती है? सिक्योरिटी का काम करती है। किसकी सिक्योरिटी? पूरे आसियान की सिक्योरिटी। ठीक है? आसियान सुरक्षा समुदाय का काम क्या है कि जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं उन सभी की सुरक्षा करना। बाय चांस अगर कोई बाहर की कंट्री आती है और आसियान के किसी भी देश के ऊपर हमला करती है, उसके ऊपर आक्रमण करती है, तो ये जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी के सभी मिलकर उस कंट्री का सामना करेंगे। ये समझ में आ गया? सभी के सभी मिलकर जो है उसका सामना करेंगे, उसके साथ युद्ध करेंगे और उसको हराएंगे। ठीक है? ये काम किसका है? ये काम है आसियान सुरक्षा समुदाय का। इतना समझ में आ गया? आसियान सुरक्षा समुदाय में आसियान के सभी देशों की सेना मिक्स है।
तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ताकि आसियान बिना डरे अपना विकास कर सके, उसके ऊपर किसी देश का कोई खतरा ना हो। जो दूसरा पिलर है इसका, जो दूसरा इसका स्तंभ है, वो है आसियान आर्थिक समुदाय या एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका जो मेन काम है वो क्या है कि आसियान के जितने भी देश है उनके बीच में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक विकास कैसे होगा? हेल्प करेंगे एक दूसरे की, ठीक है, ट्रेड करेंगे आपस में, एक दूसरे को जो है इकोनॉमिक रूप से जो है पैसे की मदद करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब हर वो पॉसिबल काम करेंगे जिससे आसियान के देश आपस में डेवलप कर सके, उनका तेजी से विकास हो सके। और ये सारा का सारा इसके लिए प्लान करना पड़ता है ना। अगर किसी भी देश को अगर विकास करना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग कौन करेगा? वो प्लानिंग करेगा आसियान आर्थिक समुदाय, ताकि जितने भी आसियान के देश हैं वो अपना विकास कर सके। ये क्या करेगा? ये ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, ये बोलेगा कि भाई हमें एक दूसरे की मदद करनी है। ये सारी चीजों को देखेगा जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इतना समझ में आ गया? अब इसी वजह से तो जो आसियान है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसी वजह से। समझ में आ गया? अब हम आसियान के तीसरे पिलर को देखते हैं, जिसका नाम है आसियान सांस्कृतिक एवं सामाजिक समुदाय। ठीक है, एशियन कल्चरल एंड सोशल कम्युनिटी। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि जितने भी आसियान के देश हैं वो एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करे, ये चीज देखेगा। एक दूसरे के कल्चर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे के जो है सोवरेनिटी है उसको मेंटेन करके रखे, संप्रभुता को देखे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। दूसरी चीज, जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इनको दूर करने में मदद करेगा। बिजली, पानी, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थापना करेगा, ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर की जा सके। ठीक है, तो हर कम्युनिटी का तुम देखोगे यहां पर जो हर स्तंभ है, जितने भी स्तंभ है यहां पर, हर स्तंभ का अपना अपना काम है। सुरक्षा समुदाय का अपना ही काम है, आर्थिक समुदाय का अपना ही काम है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समुदाय का अपना ही काम है। तो तीनों के काम बांट दिए गए हैं अलग अलग तरीके से। अब इसमें से अगर एक भी स्तंभ, एक भी पिलर गिर जाए तो ऐसे में आसियान की जो कंडीशन होगी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ये जो आसियान होगा फिर टिक नहीं पाएगा, ये भी बहुत जल्दी गिर जाएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो है आसियान क्या होता है, हमने देखा आसियान की स्थापना किस तरीके से हुई, कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये हमने नहीं देखा। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहां है इसका हेडक्वार्टर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके बाद हमने आसियान शैली देखी कि आसियान शैली क्या होती है, और उसके बाद हमने आसियान के मेन पिलर्स के बारे में जाना। अब हम आसियान के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है आसियान विजन 2020। देखो, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आसियान विजन 2020 होता क्या है। देखो, जिस टाइम पे आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में, उस समय उन्होंने अपना एक गोल बनाया था। गोल क्या था कि 2020 तक जो है हम शांति की स्थापना करेंगे आपस में, हम जो है एक दूसरे की मदद करेंगे, हम जो है अपना विकास करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने एम बनाया था। अब इस एम को पूरा करने के लिए जो उन्होंने रास्ता अपनाया उसी को आसियान विजन 2020 में डाला गया। इतना समझ में आया? देखो, अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का अपना एक तरीका बनाना पड़ेगा। तो वो जो तरीका होगा, ठीक है, वो आपका वे होगा, एक रास्ता होगा आपके एग्जाम में पास होने का। ठीक इसी तरीके से जो आसियान की कंट्रीज थी, उन्होंने जो आसियान विजन 2020 का जो सपना देखा था, जो उन्होंने एम बनाया था, गोल बनाया था, उसी गोल को पूरा करने के लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया उसको हम आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातों में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या प्रमुख बातें थी कि वो हम देखते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से आसियान जो है काम करता था। देखो, सबसे पहला तरीका जो उसने अपनाया था वो था बहिर्मुखी प्रतिभावान, मींस मल्टीपर्पस। देखो, जहां पे एक कंट्री जो होती है वो एक ही बार में एक फील्ड के ऊपर ध्यान देती है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग पहले काम होता था।
ठीक है, रशिया में पहले कैसे काम होता था, 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग कि 5 साल में एक फील्ड के ऊपर ध्यान देंगे, उसका विकास करेंगे और फिर उसके बाद जब वो काम हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट फील्ड के ऊपर करेंगे। ऐसे में आसियान ने बोला कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक ही टाइम पे हर फील्ड के ऊपर ध्यान देंगे और हर फील्ड का विकास करेंगे। तो अब दोनों सिचुएशन में देखो ना, रशिया का विकास तेजी से होगा या फिर आसियान का विकास तेजी से होगा। देखो, रशिया 5 साल में एक फील्ड के ऊपर काम कर रहा है और आसियान एक ही फील्ड में बहुत सारी चीज के ऊपर काम कर रहा है। तो दोनों में से किसका विकास होगा, आसियान का, जाहिर सी बात है। तो आसियान ने रास्ता क्या अपनाया कि हम जो है एक ही बार में हर फील्ड के ऊपर ध्यान देंगे और उसका विकास करेंगे, जिससे विकास तेजी से होगा और 2020 तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जो दूसरा उसने रास्ता अपनाया, जो इसकी दूसरी प्रमुख बात थी, वो क्या थी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा करते थे। देखो, हमने यूरोपीय संघ के बारे में समझा था कि यूरोपीय संघ में क्या होता था कि वो जो जितने भी देश थे वो आपस में लड़ते रहते थे, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम होती रहती थी उनको। लेकिन जो आसियान के देश हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम यहां नहीं होती, प्रॉब्लम यहां भी होती है, लेकिन यहां पर इन्होंने ये डिसाइड कर रखा है अगर हमारे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी विवाद होता है, अगर वो एक दूसरे से सहमत होते हैं तो वो क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। वो लड़ेंगे नहीं, ठीक है, बातचीत करेंगे, बातचीत करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो, जिस ग्रुप में लड़ाई होती है तो सारा का सारा फोकस किस पे होता है, लड़ाई के ऊपर ही होता है, जिसकी वजह से वो अपने डेवलपमेंट के एम से हट जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पे लड़ाई होने से पहले ही उसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा फोकस विकास के ऊपर होता है। और इसीलिए जो आसियान है वो अभी तक सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ग्रुप माना जाता है। इतना समझ में आ गया। तो दूसरा रास्ता क्या था, तीसरा रास्ता जिसकी वजह से आसियान अपने गोल को अचीव कर पाएगा वो होगा नियमित बैठक। अब देखो, हमने गोल तो बना लिया, हमने रास्ते बना लिए, अब उस रास्ते पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस रास्ते पर जो है, जो हमने नियम कानून बनाए हैं, जिस तरीके से हमने काम करने का सोचा है वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को देखेगा कौन। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया हम हर एक साल में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो काम है वो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सॉल्व करेंगे ताकि हम अपने एम को जल्द से जल्द अचीव कर पाए। तो आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या थी वो समझ में आ गया। वो जो है एक ही टाइम पे हर फील्ड के ऊपर ध्यान देंगे ताकि जो है तेजी से विकास हो सके। अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, लड़ाई होती है, तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के उसका जो है निपटारा करेंगे। वो जो है हर ईयर जो है मीटिंग रखेंगे ताकि उनकी जो कमियां होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होगी उसको देखेंगे ताकि वो अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर सके। इतना समझ में आ गया आपको। तो आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या थी ये समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि भारत के आसियान के साथ रिलेशन कैसे है। देखो, पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन बहुत 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 बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो किस तरीके से आसियान की तरफ झुकता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडिया और आसियान के बीच के रिलेशन काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपसे कि ऐसी क्या रीजंस हैं या फिर ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आप ये बोल सकते हो कि पिछले कुछ सालों में इंडिया का झुकाव आसियान की तरफ होता जा रहा है। मतलब आपको प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है कि पिछले कुछ सालों में आसियान का झुकाव इंडिया का झुकाव आसियान की तरफ होता जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या क्या बताना है आपको कि जो इंडिया है, जो भारत है, उसका झुकाव आसियान की तरफ होता जा रहा है। आपको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो, प्रूफ करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया जो है आसियान की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहली चीज जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भारत और आसियान के संबंध जो है वो बेहतर हुए हैं, भारत जो है आसियान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति।
देखो, भारत को ये पता है कि आसियान जो है बहुत तेजी से ग्रो करने वाला ग्रुप है, और अगर इंडिया और आसियान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो उसका फायदा भारत को भी होगा। इसलिए भारत ने क्या किया, भारत ने पॉलिसी अपनाई लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की। इसने क्या किया, आसियान के देशों की तरफ देखना शुरू किया, उनसे बातचीत करना शुरू किया, उनके साथ अपने संबंध को बढ़ाना शुरू किया, उनके साथ व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, ताकि इसका फायदा भारत के देशों को भी मिले। तो इससे एक चीज हमें क्लियर होती है कि भारत जो है आसियान की तरफ जो है देख रहा है, मतलब आसियान की तरफ जो है वो जा रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या, कि भारत और आसियान के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उसको 25 साल हो गए। 25 साल भारत और आसियान के रिलेशन को 25 साल हो गए, और इस 25 साल की जयंती उन्होंने कहां पे मनाई, उन्होंने भारत के दिल्ली राज्य में बनाई, जिससे यह साबित होता है कि भारत और आसियान के संबंध काफी ज्यादा बेहतर है। और जो लास्ट चीज जिससे ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि भारत का झुकाव जो है आसियान की तरफ है, वो ये है कि आसियान भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा भागीदारी व्यापारिक देश मतलब ग्रुप है। समझ में आ रहा है, जिसके साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है भारत वो है आसियान, और वो आता है चौथे नंबर पर। समझ में आ रहा है, मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी ग्रुप है, उसमें चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा किसके साथ व्यापार करता है भारत, आसियान के साथ में। तो इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भारत का झुकाव किस तरीके से आसियान की तरफ सबसे ज्यादा है। देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे साबित कर सकते हो कि भारत का झुकाव आसियान की तरफ है, तो आप क्या बताओगे कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के तहत जो है भारत जो है आसियान की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, उसके संबंध बेहतर हो रहे हैं, व्यापार कर रहा है। वो 25वीं सालगिरह जो है दिल्ली में मनाई गई, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा जो है भागीदार देश है भारत के लिए आसियान, जिससे ये साबित होता है कि जो भारत है उसका झुकाव जो है आसियान की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है ब्रिक्स। देखो, ये जो ब्रिक्स का टॉपिक है ये काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे 1 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा चांस होता है पूछे जाने का। बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक में से 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में से कितने 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो सबसे पहला हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है वो बनता है ब्रिक्स की फुल फॉर्म, कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इतना समझ में आ गया, ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता चल गई। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये पहले ब्रिक था, BRIC, एस इसमें बाद में जुड़ा है, मतलब साउथ अफ्रीका जो है इसमें बाद में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है, 2010 में ऐड हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क में पूछा जाता है पेपर में कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट जो है कब बना, 2010 में बना। ओके, अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई 2006 में, सितंबर 2006 में। कहां पर हुई थी, यूएनओ की मीटिंग में। कहां पर हुई थी ये मीटिंग, न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनओ की मीटिंग में सितंबर 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। और किस नाम से है, ब्रिक्स टावर के नाम से है इसका हेडक्वार्टर। किस नाम से, ब्रिक्स टावर के नाम से। कहां पे, शंघाई, चीन। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा जाता है वो एनडीबी के नाम से पूछा जाता है कि एनडीबी क्या होता है। देखो, एनडीबी के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं। एनडीबी की फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का बैंक है जो मेनली ब्रिक्स के देशों ने मिलकर बनाया था। इसमें ब्रिक्स के देश क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, और कभी अगर जरूरत पड़ती है तो यहीं से वो अपना पैसा निकालते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो एनडीबी है, इसका एक काम और है कि ये वर्ल्ड लेवल पर देशों को लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो इसके पैसे का यूज करके अपना डेवलपमेंट कर सके, लेकिन बाद में उन देशों को इसके पैसे चुकाने भी पड़ते हैं।
ठीक है, तो ये जो एनडीबी है ये क्या होता है ये समझ में आ गया। एनडीबी जो है एक इंटरनेशनल बैंक है जो ब्रिक्स के देशों ने मिलकर बनाया था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। इसी टॉपिक के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास के दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और दोनों टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।